बच्चों हमने बात की थी कि वस्तु की स्वयं की कीमत, उसको तो हम एक साइड में ले लेते हैं, और जो बाकी जो कारक हैं जो कि मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं उसको हम कहते हैं अन्य कारक। हमने मांग फलन पढ़ा था जब हमने बात की थी कि वस्तु की स्वयं की कीमत, उसका जो मांग मात्रा से जो संबंध होता है वो तो मांग का नियम में आता ही है, जिसका हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो बाकी जो कारक हैं, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशाएं, और इसके अलावा राष्ट्रीय आय का वितरण, जनसंख्या का आकार व संरचना, ये सब किस में आती हैं? अन्य कारकों में। तो इसी के आधार पर हम मांग और मांग मात्रा को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो वस्तु की जो स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, किसके हिसाब से? वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन। यहाँ पर किस में परिवर्तन हुआ है? अन्य कारक तो स्थिर हैं, केवल वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन हुआ है, उसके फलस्वरूप उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हुआ है। अब वस्तु की स्वयं की कीमत को तो रख लो स्थिर, और अन्य कारक उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, इनको कर दो परिवर्तित। ठीक है, तो अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। आगे बच्चों कि जो मांग मात्रा में परिवर्तन है, जो मांग का नियम है, वो तो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, और जो मांग में परिवर्तन है वो अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं, और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमत आदि में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। ये जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं बच्चों, वो इतनी बार बोल दिए गए हैं, अब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो जो अन्य कारक हैं उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन, और जो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वो है मांग मात्रा में परिवर्तन। अब हम इनको वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन। इसकी परिभाषा की हम बात कर ही चुके हैं कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता है, एक जो मांग वक्र हम बनाते हैं उसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चलता है। यदि मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, यदि मांग मात्रा में कमी होती है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अर्थात एक ही मांग वक्र पर उसका चलन होता है, ऊपर या नीचे। इसे हम अच्छी तरीके से अभी समझेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें एक ही मांग वक्र पर चलन होता है। किसमें? मांग मात्रा में परिवर्तन पर। ठीक है, और वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहा है तो अन्य कारक कैसे रहेंगे? स्थिर। तो इसमें जो अन्य कारक होते हैं जैसे उपभोक्ता की आय, काफ़ी बार बात कर चुके हैं, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमत आदि कैसे हैं? स्थिर रहते हैं। अब बच्चों जो मांग मात्रा में परिवर्तन है वो भी दो प्रकार से होता है। जैसे कि हमने कहा था कि इसमें उपभोक्ता या तो ऊपर चलता है या कहाँ जाएगा? नीचे, अर्थात एक ही मांग वक्र पर चलेगा। तो इस आधार पर इसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं। इसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो होता है मांग का विस्तार और एक होता है मांग का संकुचन। ठीक है बच्चों, कि मांग का विस्तार और हम आगे पढ़ेंगे मांग का संकुचन। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मांग का विस्तार अर्थात मांग मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी, और मांग का संकुचन अर्थात मांग मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। तो पहले हम मांग का विस्तार पढ़ लें कि अन्य कारक स्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत में क्या होती है? कमी होती है, तो मांग मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहेंगे मांग का विस्तार। समझ में आ गया कि वस्तु की कीमत में कमी से मांग मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, आपको मांग मात्रा में वृद्धि करनी है अर्थात विस्तार हो गया। अब इसे हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इसमें एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता कहाँ चलता है? नीचे की तरफ चलता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि एक ही मांग वक्र पर नीचे की ओर इसमें चलन होता है। अब आपके सामने जो सारणी बताई है उससे हम इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कीमत में कमी से मांग मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि।
ठीक है, इसे हम डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ हमारी हो गई कीमत, यहाँ हो गई मांग मात्रा। बच्चों डायग्राम बहुत क्लियरली बनाने हैं, एक्यूरेसी से बनाने हैं। आप देखिए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आपको उसी तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमारी कीमत जैसे है 1 और 2, मांग मात्रा है हमारी 100 और 200। समझ में आ रहा है? अब आप इसमें ये बोल रहा है कि यदि हमने एक मांग वक्र यदि बना लिया, ठीक है, ये हमारा मांग वक्र हो गया डी और डी। तो दो कीमत पर मांग मात्रा कितनी थी? 100। यदि उसकी कीमत क्या हो गई? कम, तो इससे मांग मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। जहाँ 100 थी वहाँ 200 हो गई, अर्थात जहाँ ए बिंदु था वहाँ क्या हो गया? बी बिंदु। अर्थात उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ आ गया। कीमत के कम होने पर मांग मात्रा में वृद्धि हुई ना, तो ए बिंदु से कहाँ आ गया? बी, अर्थात कहाँ पर आ गया? नीचे की ओर। तो यहाँ नीचे से की ओर चलन हो गया, नहीं हो गया? तो मांग का विस्तार में क्या होता है? कीमत में कमी से मांग मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे उपभोक्ता ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है एक ही मांग वक्र पर। तो नीचे की ओर चलन हो गया, तो इसे हम कहेंगे मांग का विस्तार। अब इसका एकदम उल्टा कर लीजिए। उल्टा मतलब मांग का संकुचन किसे कहेंगे? तो कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप मांग मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसी सारणी को आपको उल्टा कर लेना है। यहाँ उपभोक्ता क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर चलता है। मांग मात्रा में कमी हो रही है ना, इसीलिए। ठीक है, तो कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में कमी होती है। एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता ऊपर की ओर चलता है। और सारणी को भी हम इसको उल्टा बना लेते हैं कि कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो मांग मात्रा कम हो रही है। उसी तरह का हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमारी P, यहाँ हमारी Q, 1 और 2, 100 और 200। ये हमारा मांग वक्र है D और D। तो कीमत में वृद्धि से, माना पहली कीमत 1 पर कितनी थी? 200, कीमत बढ़कर हो गई 2, तो 2 से हो गया 100। तो पहले ए बिंदु ये था और बी बिंदु अब ये हो गया। अर्थात पहले मांग मात्रा कम थी, मांग मात्रा अधिक थी, अब वो मांग मात्रा कम हो गई है। अर्थात मांग का संकुचन हो गया है कीमत में वृद्धि से। तो उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर, मांग वक्र वही है ना, नीचे से ऊपर की ओर आ गया है, अर्थात ऊपर की ओर चलन हो गया है। तो इसे हम कहेंगे मांग का संकुचन। याद है रहेगा आपको कि नीचे की ओर विस्तार और ऊपर की ओर चलन। ठीक है बच्चों, मांग मात्रा में वृद्धि, मांग मात्रा में विस्तार, मांग मात्रा में कमी, मांग मात्रा संकुचित। ठीक है, तो ये था बच्चों मांग मात्रा में परिवर्तन। अब हमने दूसरी बात की थी मांग में परिवर्तन। किसकी बात? पहले हम इसको देख लें। मांग मात्रा में परिवर्तन को एक डायग्राम की तरीके से मैंने बहुत अच्छे से समझा लिया इसको कि मांग मात्रा में परिवर्तन अर्थात वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन हो गया मांग मात्रा में परिवर्तन। अब इसकी भी दो स्थितियां होती हैं, एक तो है मांग का विस्तार और एक है मांग का संकुचन। मांग का विस्तार में नीचे की ओर चलन और मांग का संकुचन में ऊपर की ओर चलन। ठीक है बच्चों, ये इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मांग मात्रा में विस्तार और संकुचन होता है। अब हम मांग में परिवर्तन को देख लेते हैं कि मांग में परिवर्तन क्या होता है। तो हमने बात की थी कि मांग मात्रा में परिवर्तन में तो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन होता है, की थी ना हमने बात। अब इसमें क्या करना है? वस्तु की स्वयं की कीमत को तो रख लो स्थिर, अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। अब इसमें भी दो तरीके से परिवर्तन होता है और इसमें उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर नहीं चलता बल्कि उपभोक्ता का मांग वक्र ही बदल जाता है, मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि अन्य कारक उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन। मांग वक्र में क्या हो जाता है? विवर्तन, अर्थात उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर नहीं चलता बल्कि उसका मांग वक्र क्या होता है? खिसक जाता है। वस्तु की स्वयं की कीमत कैसी रहती है? इसमें स्थिर रहती है, अन्य कारक इसमें परिवर्तित होते हैं। और इसमें भी दो स्थितियाँ होती हैं, जैसे मांग मात्रा में परिवर्तन में दो स्थितियाँ थी, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन। और इसमें भी दो स्थितियां हैं, वो है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक है, याद रहेगा, उसमें विस्तार और इसमें संकुचन, इसमें वृद्धि और इसमें कमी, और उसमें विस्तार और संकुचन एक ही मांग वक्र पर, इसमें मांग वक्र ही बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें मांग में वृद्धि। तो
अन्य कारक स्थिर हमने रखे थे किसमें, मांग मात्रा में परिवर्तन में। अब मांग में परिवर्तन में वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर रहने पर अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब अन्य कारक में हम ले लेते हैं उपभोक्ता की आय। तो माना उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि। तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उसके द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें भी क्या होती है, कमी। तो इसे हम कहते हैं मांग में कमी। समझ में आ गया होगा। मांग में वृद्धि अर्थात मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि, मांग में कमी अर्थात मांगी जाने वाली मात्रा में कमी। ठीक है। तो अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांगी गई मात्रा में क्या होती है, वृद्धि। अब मांग में यदि वृद्धि होती है तो मैंने बताया था कि इसमें उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर नहीं चलता बल्कि उसका जो मांग वक्र है वो क्या हो जाता है, खिसक जाता है। तो यदि मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है, दाईं ओर। कहाँ खिसक जाता है, दाईं ओर। इसे हम इस सारणी के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय 1000 है तो उसकी मांग मात्रा 10 है। उपभोक्ता की आय 2000 है तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ के 20 हो जाती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने लायक वो है कि वस्तु की कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। केवल क्या बदल रही है, उपभोक्ता की आय अर्थात अन्य कारक। तो अन्य कारक बदलने पर मांग मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हुई ना, कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो मांग मात्रा में वृद्धि हुई। अब क्या है, जैसे कि हमारा मांग वक्र ये है डी जो कि पहले था यहाँ पर P और ये Q। अब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ है इसी कीमत पर। ठीक है। तो आय में परिवर्तन हुआ है, कीमत में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो मांग वक्र खिसक गया कहाँ, दाईं ओर। दाईं ओर खिसका अर्थात मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मांग मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि। यहाँ जहाँ मांग मात्रा कितनी थी 10, वो बढ़कर उसी कीमत पर कितनी हो गई है, 20। को समझ में आ रहा है कि मांग मात्रा 10 से कितनी हो गई, 20, जिसका कारण कीमत नहीं है बल्कि क्या है, उपभोक्ता की आय है। तो मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है, दाईं ओर। याद रहेगा कि यदि मांग में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ होता है कि अन्य कारक जैसे हमने उपभोक्ता की आय ली है उसमें वृद्धि के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है, जिससे जो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है और जिसमें कीमत वही रहती है। कीमत कैसी रहती है, स्थिर रहती है। अब इसका उल्टा यदि हम करें, मांग में कमी, तो उसमें क्या होगा, उपभोक्ता की आय में कमी से मांग में कमी हो जाती है। तो जो मांग वक्र है वो कहाँ खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है और कीमत वही रहती है। यही बात है ना। ये भी देख लेते हैं हम कि मांग में कमी, इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता की आय में कमी से मांगी गई मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और मांग वक्र कहाँ खिसक जाता है, बाईं ओर। यही आपके सामने ये सारणी दे रखी है कि उपभोक्ता की आय है वो 2000 से कितनी हो जाती है, 1000, अर्थात आय में हो जाती है कमी। तो मांग मात्रा में भी क्या हो जाती है, कमी, अर्थात वो हो जाती है 20 से 10। ठीक है बच्चों, तो यही आपको यहाँ दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप इसको, कि वही हमने बनाया मांग वक्र D और D। ठीक है, यहाँ P और Q। अब 2000 यदि हमारी आय थी तो मांग मात्रा हमने मान ली है हमारी 20 थी। ठीक है। अब कीमत यदि हमारी जो स्थिर है और उसी कीमत पर मांग मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो मांग वक्र कहाँ खिसक जाएगा, बाईं ओर। तो बाईं ओर खिसक के कितना हो गया, D1 और D1। तो वही कीमत पर हमारी मांग मात्रा कम होके कितनी हो जाएगी, 10। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो उपभोक्ता की आय के कारण हो रहा है, अन्य कारकों की वजह से हो रहा है। कीमत कैसी है, स्थिर बनी हुई है, इसीलिए मांग वक्र शिफ्ट हो गया है। मांग वक्र कहाँ शिफ्ट हो गया, D से D1 अर्थात कहाँ, बाईं ओर। तो आपको समझ में आ गया। मैं एक छोटा डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। ये आपका D है, ये आपका D है, ये आपका D1, ये D1, ये आपका D2 और ये D2। तो मांग में वृद्धि होती है तो दाईं ओर खिसक जाता है, मांग में कमी होती है तो बाईं ओर खिसक जाता है। समझ में आ गया। तो मांग में कमी किसे कहेंगे, कि अन्य कारक अर्थात उपभोक्ता की आय मान लें, उसमें कमी के फलस्वरूप मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे कि उपभोक्ता का जो मांग वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाता है। समझ में आ गया। यही बात यहाँ पर है जिसे सारणी में दिखाया गया है। तो अब हम इसका भी सार देख लेते हैं। मांग में परिवर्तन का, अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी।
मांग में वृद्धि मतलब मांग वक्र का कहाँ, दाईं ओर खिसकाव, और मांग में कमी अर्थात मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाव। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन। जबकि मांग में परिवर्तन क्या होता है, अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। जो मांग मात्रा में परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, विस्तार और संकुचन, और दोनों में क्या होता है, उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर ऊपर या नीचे चलता है। जबकि जो मांग में परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, और इसमें उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर ना रहकर उपभोक्ता का मांग वक्र ही बदल जाता है। यदि वृद्धि होती है तो दाईं ओर खिसक जाता है और कमी होती है तो वो बाईं ओर खिसक जाता है। तो आगे समझ में, मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन। यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि मांग का नियम क्या होता है और मांग के नियम की व्युत्पत्ति अर्थात वो कैसे उत्पन्न हुआ, वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो को सुनते रहना है, ये सारी चीज़ें पढ़ती रहनी है, डायग्राम के प्रैक्टिस करते रहने हैं, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए थैंक यू।